नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी। सूत्रों के मुताबिक हादसे के संभावित कारणों में मानवीय या तकनीकी त्रुटि शामिल नहीं। 3 दिनों से पुष्पराज जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। मिले कई दस्तावेज, कैश और सोना, हो सकती है गिरफ्तारी। मेरठ में पीएम मोदी का अपराधियों पर वार। बोले, पहले अपराधी अवैध कब्जे का टूर्नामेंट खेलते थे, अब योगी सरकार उनके साथ जेल जेल खेल रही है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 1525 मामले सामने आए। दिल्ली और महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं केस। भारी साबित हो सकती है लापरवाही। नए साल में इमरान खान ने पाकिस्तान पर फोड़ा पेट्रोल बम। पेट्रोल की कीमतों में किया इजाफा। विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। सबसे पहले बात करेंगे बिपिन रावत के साथ हुए हादसे पर। तमिलनाडु में पिछले महीने हुए हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगभग पूरी हो चुकी है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना प्रमुख को अंतिम रिपोर्ट जनवरी में सौंपी जाने की उम्मीद है। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच को लेकर वायुसेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो हेलीकॉप्टर हादसे के संभावित कारणों में मानवीय या तकनीकी त्रुटि शामिल नहीं है। सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश होने का एक बड़ा कारण खराब मौसम माना जा रहा है। सर, बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो गई है, क्या कुछ कहा गया है रिपोर्ट में? देखिए, इस रिपोर्ट में जो ह्यूमन एरर की बात कही गई वो पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया गया। टेक्निकल एरर वो नलीफाई कर दिया गया कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही था जी। हेलीकॉप्टर के किसी भी तकनीकी किसी भी पार्ट में कोई कमी नहीं थी, और इसलिए ये जो बात कही जा रही है भाई कोई टेक्निकल स्नैग आ गया हो, उस वजह से ये हादसा हुआ, उसे इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, पायलट की गलती थी क्या? तो पायलट की गलती नहीं। ये भी इस रिपोर्ट में इस तरह की खबरें आ रही है कि पायलट की भी गलती नहीं। फिर गलती क्या हुई जी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर क्या हुआ कि जब मशीन भी ठीक, चलाने वाला भी ठीक, तो सिर्फ 2 एंगल बचा हुआ है। क्या मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि इस तरह के हेवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर का क्रैश होना पड़ गया? तो अब इसका खुलासा होना बाकी है। जो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जब टेक्निकल फॉल्ट, ह्यूमन एरर उस तरीके का नहीं है, और जबकि ये हेलीकॉप्टर अक्सर इस तरह के वेदर के लिए ही बनाया गया है, इसमें बहुत सारे और भी चीज़ों से ये लैस था, तो सवाल बड़ा है कि क्या ये किसी सबटाज का मसला है? क्या इसमें किसी की बदमाशी है? क्या साइबर अटैक की वजह से ये हादसा हुआ? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जब पूरी तरीके से बाहर आएगी तो देश को मालूम चलेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कन्नौज के धनकुबेर पर सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई में आयकर विभाग को कई दस्तावेज, कैश और सोना बरामद हुआ है, जिसमें से आधे दस्तावेज की जानकारी और उसकी इनकम छुपाई गई है। इससे पहले अधिकारी पुष्पराज जैन को उनकी फैक्ट्री में भी लेकर गए, जहां पर भी कई कंपनियों की फाइलों के बारे में उनसे पूछताछ हुई। हालांकि उनके घर से कुल कितनी नकदी मिली है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सर, अगर पूरे राज खोलते हैं, पूरी तरह से पुष्पराज का पर्दाफाश होता है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, इसमें गिरफ्तारी की संभावनाएं बिल्कुल है जी, क्योंकि जिस हिसाब से अगर सोना मिलता है, सोना अगर अनकाउंटेड है, और अगर इसमें हवाला या कोई इस तरह के जो ईडी अगर इसमें इंटर करती है, डीआरआई इंटर करती है, तो गिरफ्तारी ठीक उसी तरीके से उन्हीं कारणों की वजह से होगी जिस वजह से पीयूष जैन गिरफ्तार हुए हैं जी। लेकिन समस्या पुष्पराज के घर क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो नहीं है।
जी। समस्या इससे ज्यादा कहीं इसको कह सकते हैं सीरियस है। पीयूष जैन का रिश्ता समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट नहीं है, जी। लेकिन पुष्पराज जैन ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, इसलिए इसका पॉलिटिकल फॉलआउट होगा। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। समाजवादी पार्टी कि ये इन लोगों के पैसे को पब्लिक यही समझ रही कि ये फाइनेंस कर रहे थे, ये पैसा पुष्पराज का नहीं, पीयूष का नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी का था, जिसे चुनाव में इस्तेमाल होना है। ये पब्लिक ओपिनियन जो बन गया है, ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और आप चुनाव से ठीक पहले इस तरह के स्कैंडल को अफोर्ड नहीं कर सकते। यूपी इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से 2024 की नींव रखी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। इसलिए ये जो ऑन टाइम इस तरह का कांड हुआ है, वो वाकई इसका जो राजनीतिक फॉलआउट होने वाला है, वो पूरी देश पे उसकी नज़र रखनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब बात यूपी में पीएम मोदी की दहाड़ पर। पीएम मोदी ने आज मेरठ को खास सौगात देते हुए सरधना में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि पहले मेरठ और आसपास के इलाकों में अपराधी अवैध कब्जे का टूर्नामेंट खेला करते थे। अपराधियों के डर से लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे। बहन बेटियां घरों से बाहर नहीं निकल पाती थीं और पिछली सरकारें अपने टूर्नामेंट खेलने में व्यस्त रहती थीं। योगी सरकार के आने के बाद से ये सारे अपराधी अब जेल खेल रहे हैं। मुलायम सिंह जी पर भी तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है, योग्यता होने पर बढ़ावा भी दे और गलती होने पर यह कहकर न टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। सर, आज तो पीएम मोदी ने अपराधियों के साथ साथ अखिलेश यादव को भी आईना दिखा दिया। देखिए, मेरठ का जो रैली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो इलाका है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसान जो आंदोलन चला उसका इसको गढ़ माना जा रहा है। और जिस हिसाब से आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का तो विषय था ही, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि किस लाजवाब तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज भाषण दिया। ये बात अपराध का उठाना इस बात को अंकित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न यूपी के लोगों को ये बात फिर से याद दिलाना चाह रही है कि अगर फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वही खेल शुरू हो जाएगा। आज वहाँ पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि पहले की सरकारें यहाँ पे क्राइम का, अपराध का खेल खेला करती थी और कोई घटना दुर्घटना हो जाती थी तो जो सरकार होती थी वो उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करती थी। ये यूपी के लोगों, खास करके युवाओं और महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा, इसको कह सकते हैं, इम्प्रेस करने वाला बयान है। लोग जब पिछली सरकारों के दौरान जिस तरह की अपराध की घटना घटती थी उसके बारे में सोचते हैं तो दहल जाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का जो आज भाषण हुआ वो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और जिस हिसाब से वहाँ भीड़ आई और जिस हिसाब से जो पब्लिक रिएक्शंस आ रहे हैं, वो कई सारे प्रॉब्लम जो किसान आंदोलन की वजह से जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन खोई है उसको वापस जीतने में आज की रैली बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। डॉक्टर साहब, अगली खबर ओमिक्रॉन के कहर पर। कोरोना की तीसरी लहर और इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इन दिनों चिंता का विषय बना हुआ है। देश में इसको लेकर सरकारें काफी सतर्क हो गई हैं और कई तरह के प्रतिबंध लगाना भी शुरू हो गए हैं। लापरवाही की वजह से मुंबई में लगातार कोरोना मामलों में तेजी से विस्फोट हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 454 केस सामने आ चुके हैं और दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 6360 एक्टिव केस हैं। ओमिक्रॉन से भारत में अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सर, ओमिक्रॉन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, अब क्या होगा आगे? ये लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। कहाँ है खतरनाक स्थिति? देखिए, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, केजरीवाल रैली कर रहे हैं, अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, कहीं कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा। और आज
दिल्ली के नटवर लाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, घबराना नहीं है, हमने सारी व्यवस्था कर ली है। अब ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, मैं आपको बता दूं दिल्ली की स्थिति मुंबई से बेहतर नहीं है, लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ केजरीवाल ने फटाक से एक ऐड बनाया और सारे टेलीविजन चैनल पर चला दिया कि डरना नहीं है, हमने सारा व्यवस्था कर लिया। ठीक उसी तरीके से जब पिछली बार जब दूसरे वेव में जहां लाखों लोगों की मौत हुई, उस दौरान भी केजरीवाल ने यही काम किया था जी। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी नेता हो, इन्हें अपनी राजनीति करनी है। जान हमें अपनों की अपने से बचानी होगी। हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि हमारे घर के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज ना हो, भीड़ में ना जाएं, घर में रहें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब आप बाहर निकलें, क्योंकि इनके भरोसे रहेंगे ये थर्ड वेव भी आएगा, लोगों की मौत भी होंगी और ये इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों की आंखें अभी भी खुल जानी चाहिए कि कम से कम 3-4 महीने इस इलेक्शन को टाला जा सकता है। आसमान नहीं फट जाएगा कि अगर इलेक्शन आगे एक्सटेंड कर दिए जाते हैं तो। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान की बर्बादी पर। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए साल पर अपनी आवाम पर पेट्रोल बम फोड़ा और पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा कर दिया। इसके बाद विपक्ष का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। विपक्ष ने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान पर पेट्रोल बम गिराकर नए साल का जश्न मनाने की बजाय अपने पद से इस्तीफा दे देते। वहीं पाकिस्तान के लोगों ने भी इमरान खान का जमकर विरोध किया है। सर, इमरान खान पाकिस्तान में लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं, क्या उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? देखिए, बुरे दिन तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि मार्च तक में इनका जो तख्ता पलट हो जाएगा, आर्मी इनको हटा देगी जी। लेकिन आपने एक खबर को उठाया है तो आप ये समझिए कि सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आज पाकिस्तान में पेट्रोल 145 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है जी। वहां रोजगार नहीं है, गरीबी है और पेट्रोल से ज़्यादा जो वहाँ पे गरीबों के साथ जो दिक्कत है, वहाँ गैस सप्लाई भी उस तरह से नहीं है। लोग केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल है उस पर खाना बनाते हैं स्टोव के ऊपर, उसमें भी 4 रुपए का इजाफा हुआ है, लगभग 3 रुपए कुछ 75 पैसे के आसपास। पूरी दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम दर्ज है, महंगाई दर्ज इस हिसाब से वहां पड़ रही है जी। दिक्कत यह है कि उनका जो करेंसी है वो डिवैल्यू होता चला जा रहा है, 180 तक पहुंच गया है। ऐसे में न वहां रोजगार, न इन्वेस्टमेंट, और दूसरी दिक्कत यह है कि वहां पे तो सरकार चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। IMF के सामने वो जाकर के हाथ फैला रहे हैं। एक से एक आप ये समझिए कि वो देश कहां गर्त में चला जाएगा जहां का एक्सटर्नल डेट वो 40% ऑफ देयर GDP जी। तो GDP का 40% वही कर्ज बन रहा है, तब तो ये तो ऑलरेडी गॉन केस है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। विपक्ष इस्तीफा इसलिए मांग रहा है, विपक्ष बोल रहा है कुछ धंधा पानी कुछ कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि वही टेलीविजन चैनल पे बैठने वाले जो एक्सपर्ट्स जो कश्मीर का राग अलापते थे कि कश्मीर को वापस लाओ, मोदी ने कश्मीर छीन लिया, अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जाके मोदी के पैर पे जाकर के गिरो, बातचीत करो, कुछ बिजनेस स्टार्ट कराओ, कुछ राहत भी मिल जाएगी। अदरवाइज बिन भारत से दुश्मनी करके आप देश का फिर से बंटवारा करोगे। ये इस तरह की बातें वहाँ ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो आप देखिए, इस इमरान खान की घबराना नहीं है, इस तरह से पाकिस्तान की जनता को चूस रहा है कि जिसकी कोई मिसाल पहले पाकिस्तान में नहीं देखी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।